हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग वॉल्केनिज्म को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इससे पहले वाले वीडियोस को देख के आए होंगे। तो वॉल्केनिज्म हम लोग पढ़े, तो वॉल्केनिज्म जो हम लोग शुरू किए तो हम लोग वॉल्केनो एंड वॉल्केनिज्म के बीच में डिफरेंस देखे। पहले हम लोग समझ गए उसको, फिर हम लोग अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जस्ट हम लोग मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंसेस देखे और वॉल्केनिज्म क्या होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखे। फिर हम लोग समझे कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि वॉल्केनो का इरप्शन जब होता है तो उससे उसके तीन प्रोडक्ट होते हैं। मतलब इरप्शन के दौरान क्या क्या बाहर आता है, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान, वो हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी बोले या वॉल्केनिक इरप्शन बोले, उसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट या प्रोडक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके यही तीन प्रोडक्ट होते हैं जहां भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। और वॉल्केनिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि जब वॉल्केनो में से, मतलब जो ओपनिंग से मैग्मा इरप्ट होता है तो उस दौरान हमारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल, गैसेस और मैग्मा, ये तीन प्रोडक्ट उस दौरान बाहर इरप्ट होते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में वॉल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं या वॉल्केनिक इरप्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि वॉल्केनिक जब इरप्ट होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो उस दौरान क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, मतलब क्या क्या निकलता है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में भी पढ़ सकते हैं या प्रोडक्ट के भी रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वॉल्केनिक इरप्शन का प्रोडक्ट क्या है, तो जैसे ये तीनों ऑप्शन उसमें दिया रहता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, गैसेस, मैग्मा, या इन दोनों गैसेस का नाम दे दे तो वैसे आपको बताना पड़ेगा। तो यही है वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलिए इसको, चाहे वॉल्केनिक इरप्शन बोलिए, ये सेम ही है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसेस के बारे में। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हम आज लोग पढ़ेंगे वो गैस को पढ़ेंगे। तो इसके तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन गैसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये गैसेस जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और गैसेस बाहर निकलते हैं तो इस गैसेस से हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ना कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पे, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। कैसे क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इन गैसेस से रिलेट करके हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल को भी देख के इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और इससे अगले वाले वीडियोज में हम लोग मैग्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो ओवरव्यू मैं आपको दिया हूँ वो समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो गैसेस निकलते हैं उस दौरान उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उन गैसेस को, अगर ये आपको, ये जो मैं पिक्चर लेके आया हूँ पेज का जिस पे लिख के, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद, अभी आप लोग देख लिए, वीडियो कंप्लीट करने के बाद जरूर इसको मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये जो गैसेज हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान निकलते हैं उनको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक पॉल्यूटेंट है, यानी कि जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं ऐसे समझ सकते हैं, और एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो दो भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। पॉल्यूटेंट में कौन कौन सी गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग CO कहते हैं, SOX यानी कि सल्फर का ऑक्साइड, और NOx यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन, ये X की जगह कोई भी लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, 3 तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ना। तो इस हिसाब से तो ये बस यही आप लोग नॉर्मली समझिए कि पॉल्यूटेंट में कौन कौन से गैसेस है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, और रही बात ग्रीन हाउस गैसेज, ये GHG का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें कौन कौन से गैसेज आते हैं, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आता है। अब इनका कैसे ये इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा, समझ लिए कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और सन की रेज जब एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए, मतलब एटमॉस्फेयर को पार करते हुए सरफेस पे आती है अर्थ के, तो एक चीज जानते रहिए, जो यहाँ गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो गैसेस सन की रेज को, जो सन से डायरेक्ट रेज आती है अर्थ की तरफ, उसको नहीं रोक पाती। तो ये पेनिट्रेट करते हुए केवल ओजोन लेयर कुछ रेज को एब्जॉर्ब करती है, और उसके अलावा कोई भी गैसेस का लेयर इसको रोक नहीं पाती, किसको, सन के रेज को। तो सन का रेज है वो, उसकी एनर्जी क्यों नहीं रोक पाती, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग साइंस, अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो ये पढ़े होंगे कि E=SC/λ होता है। ये फार्मूला है साइंस का, जिसमें हमारा अगर एनर्जी ज्यादा होता
होता है किसी भी सबस्टेंस का, तो उसका जो वेवलेंथ है यानी कि उसका ट्रेवल करने का वो वेवलेंथ जो है वो कम होगा। तो इस अगर मैं कह रहा हूँ कि सन की एनर्जी ज़्यादा है, वो सारे गैसेस के लेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सन से रेज आ रही है इसको हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं या इंसोलेशन बोलते हैं। इसका जो वेवलेंथ होगा वो शॉर्ट होगा, यानी कि वेवलेंथ बड़ा नहीं होगा, छोटा वेवलेंथ का रेज होगा। कौन? सन की रेज, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा लेकिन, ठीक है। तो ये जब आएगा और सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये रेज जब ये सन की तरफ से आती है तो इसको हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं या इंसोलेशन बोलते हैं। यही रेज जब रिफ्लेक्ट होके जाती है फिर से एटमॉस्फेयर की तरफ तो हम लोग उसको बोलते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये जानते हैं सन की तरफ से जो रेज आती है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, और एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसका वेवलेंथ कम होता है, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ की रेज होती है। अगर कोई पूछे कि सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है कि लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, तो आप लोग कह दिएगा कि शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, ठीक है। और जब टकरा के इसका जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी तो ये सरफेस भी एब्जॉर्व करेगी, तो यहाँ से कुछ एनर्जी सरफेस एब्जॉर्व करने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगी तो इसकी जो एनर्जी होगी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो कम होगी। तो एनर्जी कम है तो इसका मतलब इसी फार्मूला से देखेंगे, अगर किसी चीज़ की एनर्जी कम होती है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, ये आप लोग जाने। तो ये जब एटमॉस्फेयर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट गैसेस होती हैं, कौन सी गैसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस, ये इस आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं। तो इसी के कारण हमारा ये क्या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो रेज हैं सॉरी ये गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, और मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसको ट्रैप कर लेती हैं, और यहाँ का जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, अब हम लोग वो समझ लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म टू दी शॉर्ट वेव इंसुलेशन, यानी कि ट्रांसपेरेंट, इसका क्या मतलब है? शॉर्ट वेव जो रेडिएशन आती है कहाँ से? सन से, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उसको रोकती नहीं, वो आ जाती है पेनिट्रेट करके। जो सन की रेज होती है वो शॉर्ट वेव लेंथ वाली है ना। बट ओपेक या ट्रैप लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेस का यही काम है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनका यही काम है कि अगर इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई तो ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेती हैं इस रेडिएशन को, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण क्या है, क्या सनरेज है डायरेक्टली? तो कह दिया नहीं, सनरेज के कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन सनरेज ही मेजर सोर्स ऑफ लाइट है या एनर्जी है, लेकिन उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये जो आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एटमॉस्फेयर की तरफ फिर वापस जाती है सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर, वो ग्रीन हाउस गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उसको ट्रैप कर लेती है, उसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आशा करता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेज आपको समझाई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इसको बोलते हैं अर्थ का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आया होगी। तो क्या कहने का मतलब है कि इफ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विल इंक्रीज, अगर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज है तो जो ट्रैप्ड हीट है वो भी बढ़ जाएगी। अगर यही जो गैसेज, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अगर इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ट्रैप करेंगे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, तो ट्रैप ज़्यादा करेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो आशा करता हूँ ये जो पूरी पॉइंट है आपको कंफर्म समझ में आएगी। तो इसी से रिलेटेड एक केलिंग कर्व आया था, केलिंग कर्व कभी काल पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो आप लोग देख सकते हैं। केलिंग दो साइंटिस्ट थे शायद क्या मतलब थे, वो हवाई मोनोलोआ एक जगह है वहाँ पे ऑब्जर्व किए थे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट उसका, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसको ऑब्जर्व किए थे। ये यहाँ पे हवाई और मोनोलोआ कोई जगह है, वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किए थे और ऑब्जर्व किए। तो उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो 1850 का जो डाटा था, उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर में वो 300 ppm का मतलब होता है पार्टिकुलर
पार्ट्स पर मिलियन 300 पार्ट्स पर मिलियन उसका वो था, कंसंट्रेशन था एटमॉस्फेयर में 1850 तक। लेकिन 1850 के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना हो गया? 419 ppm, यानी 419 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी एटमॉस्फेयर में, उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज ही बढ़ी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ी एटमॉस्फेयर में, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये लॉन्ग वेव आउटगोइंग रेडिएशन जो है इसको ज़्यादा ट्रैप की, इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का कारण क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट भी है, मतलब इंडस्ट्री से जो धुआं है वो सब निकलता है, वो भी एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का। वॉल्केनिक एक्टिविटी से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही रहा है, हम तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग गैसेस में। और थर्मल पावर प्लांट भी एक कारण है, व्हीकल से भी जो धुआं निकलते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो ये सब कारण है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो बढ़ने से क्या होता है कि एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब विल इंक्रीज, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो एवरेज, यानी कि काफ़ी समय तक हम लोग नोटिस किए कि वो इंक्रीज हो रहा है। एवरेज का मतलब है काफ़ी टाइम तक हम लोग देखे उसको, एवरेज उसका निकाले तो पता चला कि ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का अगर कोई कारण पूछे कि क्या क्या कारण है, तो एक नेचुरल कारण है, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं और वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। और एक ट्रिगर्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन कारण भी है। कुछ ह्यूमंस भी ऐसा काम करते हैं, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। और जिसके कारण अगर लॉन्ग टर्म में अगर ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता रहा, उसके कारण हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा बात हुई कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेज एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं ग्लोब की, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। और यही ग्लोबल वार्मिंग लॉन्ग टर्म में हमारे क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके कारण वो आपको समझ में आया होगा। अब बचे हुए गैसेस का दूसरा पार्ट हम लोग पॉल्यूटेंट, जो गैसेस में पॉल्यूटेंट गैसेस है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ठीक है, ये तीनों जो गैसेस ये पॉल्यूटेंट गैसेस में आते हैं, तो ये एयर पोल्यूशन के कारण बनते हैं। तो एयर पोल्यूशन का अगर कारण बनते हैं तो हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं जो आती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये 2024 का रिकॉर्ड है कि वो रिकॉर्ड ये बताता है कि 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड में से 39 जो है उस 50 में से वो इंडिया से रहे। आप समझ सकते हैं कितना पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन। और उसमें से जो टॉप मोस्ट सिटी कैपिटल यानी कि राजधानी शहर जो है वो दिल्ली है। मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली। ये क्या मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो पोल्यूटेंट है गैसेस में, ये पोल्यूटेंट का जो सेक्शन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तीनों मिलकर एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो एयर पोल्यूशन जब हम लोग देखें तो हम लोग रिसेंट का रिपोर्ट भी देख लिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या इंडिया में कौन कौन से शहर मोस्ट पोल्यूटेड है। ठीक है, और बची रही अब फिर अलग अलग इन तीनों के बीच में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हेल्थ हजार्ड है, मतलब ये बहुत हेल्थ के लिए सही नहीं है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है होती है वो घटती भी है इसके कारण। और ये जो सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, यही इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने के कारण ये वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो अगर ये कंबाइन होके इनकी वर्षा हो मतलब इनकी बारिश हो अर्थ पे, तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एसिड रेन किसके कारण होता है, तो एसिड रेन सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण एटमॉस्फेयर में वो जो रिएक्ट करती हैं किससे, वाटर से, तो वो दो एसिड बनाती हैं। अगर कोई डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि कौन से एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं एसिड रेन में, तो आप लोग बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और कौन से
कंपाउंड्स होते हैं जो जिनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने के कारण एसिड रेन होती है, तो वो सल्फर के कंपाउंड है, सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। एसिड रेन होता है तो हम लोग एक टर्म समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि मार्बल कैंसर यानी कि ताजमहल का जो संगमरमर का जो लेयर है वो भी वो डिमोलिश्ड यानी कि मतलब कट रहा है थोड़ा सा, उसको भी खतरा होता है एसिड रेन के होने से, जिसको हम लोग एक टर्म दिए हैं मार्बल कैंसर। आशा करता हूँ कि आपको पूरा गैसेस के गैस जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान निकलते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को, हम आपको पूरा अच्छे समझा पाए हैं। और ये पीपीटी आपको अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं ज़रूर सेंड कर दूंगा अभी कम्युनिटी पोस्ट पे, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसी के दौरान जब वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान जब पायरोक्लास्टिक मटेरियल या उसको डेब्रीज भी बोलते हैं, अगर वो निकलते हैं तो वो कैसे इफेक्ट पहुंचाते हैं एटमॉस्फेयर को, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि ग्रीन हाउस के बढ़ने के कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म में वार्मिंग होती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और यही पायरोक्लास्टिक मटेरियल जब ये देखिए, ये हमारा एटमॉस्फेयर हुआ, ये हमारा एटमॉस्फेयर हुआ और ये हमारा सरफेस से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इरप्शन के कारण जब पायरोक्लास्टिक मटेरियल एटमॉस्फेयर मतलब इरप्शन के दौरान निकलती है तो ये एटमॉस्फेयर में जाके एक्युमुलेट हो जाती है, मतलब ऊपर एक लेयर डस्ट का बना लेती है, डस्ट पार्टिकल के एक लेयर बना देती है जो सनरेज को आने में दिक्कत प्रदान करती है, यानी कि सनरेज उसके कारण आज पे अच्छे से नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण हिंडर होता है, यानी कि उसको रोक रही है सनलाइट को, जिसके कारण प्रेजेंट टाइम में मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कूलिंग होती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मटेरियल कभी ना कभी मतलब ज़्यादा टाइम तक ये ऊपर नहीं होते, ये नीचे सेटल हो जाते हैं फिर आके। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम कह सकते हैं ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल के कारण कूलिंग इफेक्ट होता है अर्थ पे। शॉर्ट टर्म के लिए ये बस बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यही डस्ट पार्टिकल एक पॉल्यूटेंट की जैसा काम करते हैं, और ये जब पॉल्यूटेंट की जैसा काम करेंगे तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये सब होने वाला है, एयर पोल्यूशन होने वाला है, तो एयर पोल्यूटेंट के जैसा काम करेंगे तो इन्हीं के कारण ही फिर से क्या बोलते हैं, गैसेस के ही कारण फिर से ग्रीन हाउस गैसेस का इवॉल्वेशन होगा और फिर से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो रही बात अगर पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके मटेरियल जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर के लेयर कि जैसे एक, उसके कारण जो सनलाइट है वो हिंडर होती है, वो पूरी तरह नहीं आ पाती। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये कूलिंग इफेक्ट करते ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब ये नीचे आते हैं तो फिर से सनरेज उसी फॉर्म में आती है और फिर रिफ्लेक्ट होके जाना चाहती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस रहते हैं ज़्यादा, उसके कारण ट्रैप हो जाती है और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो उस समय लोकल कूलिंग इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हमारा वार्मिंग होगा, क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पैरोक्लास्टिक मटेरियल, ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इन्हीं को हम लोग आप जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के सेक्शन में तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को पढ़ेंगे। अगर पोल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग तो ये समझे कि पैरोक्लास्टिक मटेरियल के कारण जो हमारा है वो लोकल कूलिंग यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए कूलिंग इफेक्ट, थोड़ा ठंडा माहौल मिलता है कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। इसके कारण रेनफॉल वेरिएशन भी आते हैं, क्योंकि ये जब हिंडर ये करेगा सनलाइट रेज को, तो सनलाइट रेज नीचे नहीं आएगी तो वाटर ऊपर इवैपोरेट होके नहीं जाएगा, उसके कारण बरसात नहीं होगी। तो रेनफॉल वेरिएशन भी लाती है कि कौन, पैरोक्लास्टिक मटेरियल, और उसके कारण कूलिंग इफेक्ट भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान गैसेस जो निकलते हैं और पायरोक्लास्टिक डेब्रीज जो निकलते हैं, जिसको हम लोग वॉल्केनिक वो बोल सकते हैं, वॉल्केनिक डेब्रीज बोल सकते हैं, ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को केवल मैग्मा, इससे जो निकलता है बाहर मैग्मा, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो अगली वीडियो में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। और रही बात, मैं आपको ये पीपीटी जो क्लियर नहीं था, पिक्चर अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो जरूर सेंड कर दूंगा, मैं सेंड ही कर दूंगा उसको कम्युनिटी पोस्ट पे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।